बिल्कुल, हमारे साथ में तमकीन फयाज जी भी जुड़ चुके हैं रामपुर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है तमकीन जी। पहले रुक कर लेते हैं आलोक जी का। आलोक जी, चर्चा लंबे समय से चल रही, कभी चंडू खाने की बहस कही जाती है, तो कभी कहते हैं अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कि हमें तो निमंत्रण ही नहीं दिया गया, जिसके बाद में आप देखते हैं सलमान खुर्शीद की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। और ऐसे में अब सवाल यहाँ पर सुगबुगाहट ये भी उठने लगी है कि वापस से क्या तीनों एक साथ आ सकते हैं। हालांकि ये तो बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन हाँ, चर्चाओं का जो बाजार है वो तो गर्म है। इसके साथ ही आपसे सवाल है, हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो जरूर दिखाइए। हम आपके नाम के साथ में उन कमेंट्स को लेंगे। आपके सवाल जो होंगे वो हमारे पैनलिस्ट जितने बैठे हैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आलोक जी बताइए। मेरा तो मानना है कि फिर ये 2024 की एक तरह से व्याकुलता है अखिलेश यादव की। मैं ये मानता हूं क्योंकि बहुत अनसर्टेन अखिलेश यादव रहते हैं, मैं उन्हें अनसर्टेन नेता मानता हूं। लेकिन मैनपुरी के चुनाव के बाद वो अपने आप को थोड़ा परिपक्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक निर्णय सफल भी रहा है शिवपाल जी को लेकर के। मैं हमेशा समर्थक रहा इस मामले में कि शिवपाल जी को सपा के साथ होना चाहिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत रहा। और वो उन्होंने लेके आया और मैनपुरी में उन्होंने एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। तो कोशिश उन्होंने ये की है कांग्रेस को संदेश देने की कि ठीक है, ही इज ए मैच्योर लीडर। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा मानता हूं कि जो ये बयान दिया, बयान को अगर आप गौर से पढ़ो तो जो आधार माना, हमें वो आधार का समर्थक भी भारतीय संस्कृति के लिए अहिंसा सत्य प्रेम ही नहीं, भारतीय संस्कृति को जोड़ने के लिए धर्म प्रमुख है। वो धर्म इस्लाम हो सकता है, वो धर्म हिंदू हो सकता है, वो जैन जैन धर्म हो सकता है, पारसी हो सकता है। भारत को धर्म के बगैर कैसे आप उसकी संस्कृति को महसूस कर सकते हैं? उन्होंने धर्म शब्द को गायब कर दिया है पंथ निरपेक्षता के चक्कर में। तो बहुत कंफ्यूज है वो, और वो ये सोच रहे हैं कि 2024 के लिए, इस लेटर से मैं समझ पा रहा हूं कि 2024 के लिए वो खुद अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस दिशा में जाएं। क्या सबको मिलाकर के जाएं, अकेले जाएं, अकेले जाने के लाभ होंगे या हानियां होंगी? तो अभी वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं अखिलेश यादव, वो उहापोह की स्थिति में है। तो अभी एक संतुलन बनाने की कोशिश करें कि चलिए एक हम ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बना कर रखें कि सारे दरवाजे बंद न दिखे। इस समय केवल उनका यह प्रयास है कि सारे दरवाजे बंद न दिखे, और थोड़ा समय आगे बीतने देखते हैं कि आगे क्या स्थितियां बनती हैं, उस हिसाब से फिर वो निर्णय लेंगे। अच्छा, आगे एक बात हम इमेजिन कर लें कि मान लीजिए सपा बसपा और कांग्रेस एक साथ आ गए, तो क्या होने वाला है? सपा बसपा अभी भी चुनाव के एक साथ पहले लड़के देख चुके हैं बीजेपी के सामने, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अमेजिंग परिवर्तन नहीं कर पाए। कांग्रेस के पास 2% से ज्यादा मत नहीं है उत्तर प्रदेश में। और दूसरा, अगर राहुल गांधी की यात्रा को देखा जाए तो यूपी को बहुत नॉन सीरियसली तरीके से 2 या 3 जिलों से होकर गुजार देंगे या गुजार दिया, तो यूपी को बहुत सीरियसली ले ही नहीं रहे। सपा और बसपा की हैसियत उत्तर प्रदेश के बाहर कुछ है नहीं है। तो ये अगर तीनों मिलते भी है तो ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन कर डालेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये तीनों मिल करके, शून्य में कितने भी गुणा, कुछ भी जो गुणा कर दीजिए, जो रिजल्ट वो शून्य ही आता है। तो कांग्रेस को मैं फिलहाल तो शून्य ही मानता हूं उत्तर प्रदेश में। 2% के नीचे मत है, वो जिससे जुड़ेगी उसको भी शून्य करने का खतरा रहेगी। तो कांग्रेस पहले अपने आप को हील अप करे। हाँ, देखें वो क्या परफॉर्म करते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने तो उत्तर प्रदेश को बहुत सीरियसली लिया ही नहीं। साउथ को उन्होंने सीरियसली लिया है, यूपी को सीरियसली कहां लिया है? देखिए कितने जिले उन्होंने कवर किए। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि इससे बहुत बड़े संदेश है। बस एक लेटर अखिलेश ने जारी कर दिया कि चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या। मुझे तो यही लगता है। कि उत्तर प्रदेश में जो वो गठबंधन देख रहे हैं उसमें अखिलेश यादव नहीं है। क्या लगता है? देखिए, एक बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब विधानसभा चुनाव होता है तब जरूर क्षेत्रीय पार्टियों का पूरा वर्चस्व रहता है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो दो ही पार्टियां जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही होती है, एक होती है बीजेपी और एक होती है कांग्रेस। तो ऐसे में क्या कुछ समीकरण उत्तर प्रदेश में आपको आने वाले समय के लिहाज से देखने को मिल रहा है? मुझे लगता है कि देखिए कासिम सर ने जो एक बात कही थी कि ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के करीब पाता है। मैं स्वयं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण के अंदर की बात को मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ब्राह्मण अब कांग्रेस के करीब अपने आप को बिल्कुल नहीं पाता। मैं स्वयं और मेरा जितना भी मतलब ब्राह्मणों के बीच में जो अपनी पैठ है उसके आधार पर कहता हूं, जब कोई एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी के बारे में कहता हूं, जो धर्म के खिलाफ इतना विरोध में आ जाए, जो राम को काल्पनिक कह दे, उसके खिलाफ ब्राह्मण स्वाभाविक वोटर नहीं है। मैं कासिम सर की इस बात से सहमत नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, स्वयं उसी जात को बिलोंग करता हूं। तो कांग्रेस ने अपने पैरों में पंथ निरपेक्षता के आधार पर इतनी कुल्हाड़ी मारी है कि ब्राह्मणों का एक थोड़ा बहुत, देखिए ऐसा नहीं कि आगे को 1% वोट मिलेगा, लेकिन स्वाभाविक मत ब्राह्मण उसकी तरफ लौटे, मैं ऐसी उम्मीद 2024 में बिल्कुल नहीं देख रहा, 1%। अब आते हैं दलितों के लिए। दलित मत भी कांग्रेस का था जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। दलित भी थे, मुस्लिम भी थे, ब्राह्मणों भी थे, सभी थे और सब देते थे। ये एक थोक वोट बैंक इनके थे। दलितों में क्यों जाएगा कांग्रेस के पास वो?
बीएस जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है, वो दलितों के पैर धोता है। दलितों को जितनी सुविधाएं इस सरकार ने दी है वो किसी ने नहीं दी है। क्यों ऐसा, तो ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो भारतीय जनता पार्टी से दलित नाराज है और वो मत जो मैं है जाकर के गांधी, दूसरे बार। मैं इंटरप्ट करता हूँ, एक मिनट नहीं पांडे जी को मैं सर, मैं इंटरप्ट बोल लूं फिर आप बोले। आपका जब करता नहीं, टर्न है एक तब आप एक बोल सवाल डाल दीजिएगा। देता हूँ। सवाल करो मुझे, मैं सवाल सर करता रहता हूँ फिर बीच उससे बीच क्या में। होता है, मेरा मैं फ्रीक्वेंसी टूटती है ना सर, फिर नहीं, जो एक वो प्रवाह आता है वो मैं टूट जाता है। मैं सवाल दे इसलिए कह रहा हूँ। मैं सवाल दे रहा हूँ। दलितों का पैर धोना और ओपीएस क्या कहते हैं, वो एक अलग इशू है, और बैकलॉग की 30 लाख भर्तियों का खाली छोड़ देना अलग इशू है। नहीं, ये केवल इसी पर बैकलॉग की नहीं है। एक्चुअली आप समझिए, सरकार ने कोरोना काल में किसी के लिए भी नौकरी नहीं, सवर्णों के लिए नौकरी निकाली और उस बाकी के लिए नहीं निकाली, ऐसा नहीं है। जो नौकरियां निकलेंगी, देखिए एक बात ध्यान रखिए, एक समय था जब बीजेपी सवर्णों की पार्टी हुआ करती थी। मैं भी सवर्ण ही हूं ना, ब्राह्मण ही हूं ना। आज हमें पता है कि बीजेपी किसकी पार्टी है, उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी और दलित ही ताकतवर है आज भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं भी कुछ तथ्यों के आधार पर ये बात कह रहा हूं। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा, बीजेपी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है ओबीसी के लिए या दलितों के लिए कि वो बहुत बड़ी नाराजगी क्रिएट हो जाए दलितों के लिए। जो वोट 2019 में मिला या 2022 में जो वोट मिला, उसमें बहुत बड़ा मैं टेक्टोनिक शिफ्ट नहीं देखता। ये लोग जो बचे हुए वोट है उसके लिए लड़ाई है। सपा की, बसपा की, कांग्रेस की लड़ाई उन भारतीय जनता पार्टी से छूटे हुए मतों की है। ऐसा मेरा मानना है कि जो चीजें मैं देख पा रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो लड़ाई ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का ये मत खींच पाएंगे बहुत ज्यादा। लड़ाई इस बात की है, जो भारतीय जनता पार्टी से मत छूटेगा, वो चाहे दलितों का हो, चाहे पंडितों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, मतलब मुसलमान मतलब सपा से, मुस्लिम सपा। देखिए, जिन्ना से के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा मत मिले हैं चुनाव में मुस्लिमों के, तो अखिलेश यादव किस बार मिले। इसके पहले कायदे आजम जिन्ना को मिले थे भारत पाकिस्तान बंटवारे में, उसके बाद अखिलेश यादव को मिले। तो अखिलेश यादव मुसलमानों का पीक पा चुके हैं, अब उसके नीचे मत जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा, पीक आ चुका है उनका। तो इसलिए मैं जो देख रहा हूं वो लड़ाई है कि बीजेपी का जो स्थिर वोट बैंक है उसको न छीन पाएंगे। उसके बचा हुआ जो बीजेपी को मत नहीं मिलता है, सारा विपक्ष उन मतों के लिए लड़ेगा। अखिलेश यादव के लिए, जो हमारे एक भाई बता रहे थे, मुस्लिम भाई, कि जो अखिलेश यादव के पास मुस्लिमों का एक मुफ्त वोट है, उसकी उसकी तरफ सबकी नजर है। इससे मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि अखिलेश जी को चरम मत मिल चुका है और वो स्टेट में मिला है। केंद्र में अखिलेश जी का उतना बड़ा रोल नहीं है, तो निश्चित बात है कुछ झुकाव कांग्रेस की तरफ हो सकता है। लेकिन जितना मैं मुस्लिम मतों को जानता हूं, वो अपना मत खराब करने के लिए नहीं देता। अगर वो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ती हुई दिखी कि लोकसभा की सीटें जीतेगी, तो मत देगा। अगर 2% वोट है, 4 हो जाए, 6 हो जाए, तो बीजेपी को उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। तो फिर मुस्लिम मत तो बीजेपी की विरोध में ही पड़ता है, वो फिर अखिलेश यादव के पास इंटैक्ट रहेगा। राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी की अपनी क्षमता है, ये साल 1.5 साल में कोई बहुत अमेजिंग परिवर्तन उत्तर प्रदेश में कर दे तो ही मुस्लिम मत का विभाजन मैं बड़ी मात्रा में देखता हूं, वरना अखिलेश यादव के पास ही मुस्लिम मत रहेगा, ऐसा मेरा। मुसलमानों ने, गौरव जी, सवाल लेता हूँ, मुसलमानों ने आज तक कभी अपना वोट इस्तेमाल नहीं किया है। आपने कहा मुसलमान अपना वोट खराब नहीं करता है, मुसलमान सिर्फ अपना वोट खराब करता है, मुसलमान अपने वोटों का कभी सही इस्तेमाल नहीं करता। मैं अब ये आपको उसका बताइए, सबूत सपा को देता हूँ। इतने ज्यादा बड़े मत मिले, सपा मुस्लिम मैं वही समर्थक कह रहा हूँ, पार्टियां, कितना ज्यादा करे, मैं कितना ज्यादा मैं आ यूज रहा हूँ। करे मुसलमान अपने मत 2000, को। 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और समाजवादी पार्टी आ रही है। तो आप इसे समझिए वो अपना वोट खराब करता है। नहीं मुसलमान वो की एक नहीं नहीं मेंटालिटी, वो वोट जैसे बैंक आपने के रूप में है कि वोट बैंक यूज नहीं हो पा रहा उस तरह से। मैं वो कह रहा मुस्लिम हूँ वोट बैंक, मुस्लिम अब मत, वोट बैंक उस तरह से नहीं रहा, क्योंकि हिंदू वोट बैंक अब जाति आधार पर नहीं, धार्मिक आधार पर पड़ा, जितना आपने जितने साल बताए हैं। अगर वो जाति आधार पर मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक पड़ा होता, तो मुसलमान वोट बैंक होता। ये बात मैं एक चैनल में कह चुका हूं कि एक बड़ी समस्या ये है, अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं, कि मुसलमान मत अब भारत में वोट बैंक के रूप में उस मात्रा में प्रभाव नहीं डाल पाते हैं जितना पहले डालते थे। क्यों नहीं डालते? क्योंकि अब मत हिंदू वर्सेस मुस्लिम में पड़ रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय ओबीसी जनरल में नहीं पड़ा 2014 में। अगर पड़ा होता तो बीजेपी सत्ता में नहीं होती, 2019 से बीजेपी सत्ता में नहीं आती। यही तो कोशिश है विपक्ष की कि मुस्लिम मत कंसोलिडेट रहे और हिंदू मत बढ़ जाए, वो ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, ओबीसी में, जनरल में, एससी में, एसटी में चला जाए। यह है विपक्ष की रणनीति। बीजेपी की रणनीति यह है कि वो हिंदुत्व के आधार पर, हिंदू मत के आधार पर मत मांगे, उसके लिए आसान हो जाता है। तो यही तो रणनीति, विपक्ष हिंदू को तोड़ना चाहता है और सत्ता पक्ष हिंदुओं को जोड़ने रखना चाहती है। ये लड़ाई है, यही स्ट्रेटजी है, इसको समझना ही होगा, तब जाकर के हमें चीजें सही ढंग से समझ में आएगी।
ये रणनीति है विपक्ष की। 2022 में सुगरांशी एक सवाल लेता हूँ। जी जी कासिम साहब बिल्कुल। 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 55 सीटें कम हुई। कुर्मी वोट जो हिंदू था 2014 में, उसमें बिखराव आया और कुर्मी वोटों ने पुराने अंदाज में टैक्टिकल वोटिंग की। उपचुनाव पूरा करने थी, सवाल है मेरा आपसे। उसके बाद हमने जब देखा कि खतौली के चुनाव में जो हिंदुओं की प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी गौरव और सचिन की हत्या के बाद, उस प्रयोगशाला में उस प्रयोग के जो हीरो थे उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा और कंसोलिडेट नहीं हुआ हिंदू मत, और वहां पर गुजर, जाट, मुसलमान और जाटों के नाम पर वो बटा और भारतीय जनता पार्टी वहां हारी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं देखता हूं दो तरह। देखिए, आप बीजेपी की 50-55 सीटें कम हुई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 35 साल का एक रिकॉर्ड टूटा। 35 साल पहले से सत्ता में कोई रिपीट नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का नंबर, अब मैं बोल दूं फिर आप बोलिए। एक पत्रकार के हैसियत से एक मिनट पांडे जी, एक पत्रकार वो घटी हुई सीटें देखेगा, भाजपा का प्रवक्ता जो कहेगा कि इतिहास बताइए, क्या तुम बताइए? आप इंडायरेक्ट मुझे भाजपा का प्रवक्ता मत बताइए। नहीं आपको नहीं, मुझे आप वो नहीं, मैं जो कह रहा हूं आप समझिए। आपने प्रश्न के मैं उत्तर बता रहा हूं। देखिए, कोरोना आया, कितने लोग मरे, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट माहौल था। मैंने कई बार कहा कि रूलिंग पार्टी, अगर 2019 में कहा था कि अगर रूलिंग पार्टी को विपक्ष एकत्र होकर 2019 में नहीं हरा पाया तो उसके लिए आगे की दिक्कतें हैं। 19 बहुत अच्छा मौका था केंद्र सरकार में बीजेपी को हराने का, नहीं हरा पाए। 22 बहुत अच्छा मौका था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास बीजेपी को हराने का, नहीं हरा पाए। कोविड जैसी महामारी, इतने लोग मरे, इतना मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के खिलाफ निगेटिव माहौल था, फिर भी बीजेपी जीती ना। ये एक कारण कासिम जी मैं ये देखता हूं, वो हिंदुत्व का कारण था। मैं हिंदू हूं ना, ब्राह्मण हूं ना, मैं अंदर की बात बताता हूं, इसलिए कह रहा हूं मैं। हिमांशु दुबे जी ब्राह्मण है, कमेंट कर रहे हैं, पढ़िए नीचे जी। नहीं देखो एक बताते, मैं बहुमत की बात बता रहा हूं। बहुमत कैसे सोचता मैं आपको बता रहा हूं। बहुमत ऐसे सोचता है कि 2050 तक हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा, 2050 तक हम नहीं रह पाएंगे इस देश में, 2050 तक, 2047 तक है ना कि इस देश में अगर 25% मुसलमान, ये आया है ना कई बार, और मुसलमानों के साथ हो जाएंगे तो क्या कर डालेंगे देश को। तो साहब बहुमत को डर लग रहा है, ये अल्पमत की ड्यूटी है बिल्कुल। देखिए, बहुमत के डर को दूर करे, नहीं तो बीजेपी ही जीतेगी, वो भी बार बार। देखिए तो ये कोई गणित लगा ले, अंततः सरकार बीजेपी बनाएगी। एज ए राजनीतिक विश्लेषक की बात कह रहा हूँ, तो ये बात याद रखिएगा, आगे भी याद रखिएगा। तमकीन जी कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप आलोक जी की इस बात से। उसके बाद में यही सवाल मेरा कासिम सर से भी रहेगा। पहले तमकीन जी आपके पास आएंगे। गौरांशी जी, पूरी उनकी बात से मैं आलोक जी की सहमत हूँ। कम से कम ये बात तो मैं मानता हूँ जो इन्होंने कही है कि बीजेपी आज ब्राह्मणवादी पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार बनी, वो आजादी से लेके अभी तक कोई भी ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। और ना केवल इन्होंने पूरा किया, बल्कि दोबारा फिर आपने देखा कि जितनी अच्छे तरीके से 2019 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, और अभी जैसे आलोक जी कह रहे हैं कि उनको चुनौती, मुझे नहीं लगता कि कोई 2024 में भी उनके सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी है। और वो अब आगे तो नहीं कुछ कह सकते कि क्या होने वाला है। 2024 में बड़ी चुनौती नहीं मानता मैं जी, वही मैं भी कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चुनौती आज की डेट में सामने खड़ी है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जैसे कहना चाहिए वो ओबीसी समाज का है। आज हमारे गृह मंत्री ब्राह्मण समाज के नहीं है, और भी तमाम चीजों को आप देखें तो आज आप भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणवादी पार्टी किस तरीके से कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस आरोप में दम रहेगा अगर कोई कहता है तो। कुल आलोक जी, अब क्योंकि चर्चा को खत्म करने का वक्त आ रहा है, आपसे एक रिएक्शन जरूर हम आखिर में चाहेंगे। देखिए, मेरा अपना मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा और कुछ करा पाए ना करा पाए, कम से कम राहुल गांधी को चर्चा में बना है, चर्चा बहुत है। और टी शर्ट की चर्चा जैसे राहुल गांधी की बहुत है, उनको सर्दी नहीं लगती है। मैं एक प्लेटफॉर्म में था, मैंने कहा ठीक है, मोदी जी भी तो कई प्लेनों में अपना यात्राएं कर डालते हैं इस देश से उस देश तक, और आराम प्लेन में ही कर लेते हैं। हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है, उनकी अपनी क्षमताएं हैं। तो मैंने इस बात का व्यक्तिगत विरोध किया था कि भाई बंदा टी शर्ट पे रह रहा, हमारे यहाँ तो परंपरा है, नागा साधु बगैर कपड़े के भी रहते हैं, तो उनकी अपनी क्षमताएं हैं। लेकिन एक बात है,
राहुल गांधी की यात्रा वोट बैंक उनको बढ़ा पाएगी, इसे मुझे भी शक है। लेकिन कम से कम कांग्रेस जो मीडिया के आप देख रहे हैं, नोटिस पे नहीं थी। आप गौरांशी, मैं आलोक जी को टोकना नहीं चाहता, लेकिन आप देख रही है राहुल गांधी जी की कैसी चर्चा है। आलोक जी नागा बाबा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बताइए। तो ये नागा हमारे चर्चा है। संत थे जी। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा सकारात्मक देखता हूँ इस यात्रा में। नकारात्मक तो बहुत चीजें हैं, सबको पता ही है, तो हम सकारात्मक भी बता देते हैं तो संतुलन बना रहेगा, वन साइडेड नहीं लगेगा। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी, मैंने बात कही थी, राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से चले कश्मीर पहुंचेंगे तो बदले हुए नेता होंगे। कितना बदलेंगे अलग बात, लेकिन पॉजिटिवली बदले हुए होंगे। दिल्ली में जब हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा, एक दो चार शब्दों को अगर हम छोड़ दें तो उनकी जो आंखें थी, इसके पहले क्या होता, जब भी हमने देखा वो आई कांटेक्ट करके बात नहीं करते थे, आंखें घूमती रहती थी पुतलियां उनकी ऐसे ऐसे। अब जब वो बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं, पहला। दूसरी सफलता है कि बीजेपी उनकी पूरी डिबेट को टी शर्ट की तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश करती है, ये उनकी सफलता है। आप बताइए, आप उसे मुद्दे पे घेरिए। बीजेपी के एक प्रवक्ता थे एक चैनल में, उनकी टी शर्ट पे बात कर रहे थे, अरे बंदे को ठंडी नहीं लगती है, टी शर्ट पहने, तुम टी शर्ट को क्यों जो है उसको डिबेट कर रहे हो? डिबेट उसके विचारों का होना चाहिए, क्या पहने। अगर आप इस पे डिबेट करने के लिए आ गए तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह राहुल गांधी की सफलता मानूंगा कि बीजेपी वैचारिक पार्टी अपने आप को मानती है, वो एक व्यक्ति का टी शर्ट पे डिबेट कर रही है। तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी वोट बैंक में, क्योंकि देखिए वोट जो होता है वो संगठन की क्षमता, कांग्रेस इतना खो चुकी है कि एक यात्रा से उसे जीवित हो जाए ऐसी में उम्मीद नहीं रखता। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में वो इतना तो नोटिस किए गए हैं कि कम से कम मीडिया के चर्चा में है। कभी सकारात्मक रूप से, क्यों मोदी जी की आलोचना नकारात्मक रूप से नहीं होती क्या? वो कहते हैं हमारे ऊपर कोई पत्थर मारता है हम उसको भी अपना घर बना लेते हैं। तो जी मीडिया में चर्चा अगर होती है तो मैं जी। उसे सकारात्मक ही मानूंगा। अब इसका कितना कांग्रेस लाभ लेती है, कांग्रेस से। बिल्कुल, एक बहुत छोटा सा जवाब हम आपसे चाहेंगे अनुपम जी। सिकंदर मेहंदी हमारे एक यूजर हैं, बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं, तो ये जवाब आपसे चाहेंगे कि